या सो वी आर डूइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। बेसिकली हम सिर्फ मोनोलॉग की इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड सॉलिलोक्वी, एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एंड व्हाट आर द रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जिनकी वजह से हम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग को ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले मोनोलॉग समझते हैं। अब मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन। मोनो मतलब वन होता है, सिंगल, एंड लॉग मतलब जो भी कन्वर्जेशन चल रही है वो। तो एक बंदा, एक सिंगल पर्सन जो एक स्पीच डिलीवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। ठीक है। एंड इन अ प्ले व्हेन अ कैरेक्टर अटर्स अ मोनोलॉग दैट एक्सप्रेसेस हिज और हर प्राइवेट थॉट्स, इट इज कॉल्ड अ soliloquy। अब soliloquy एक मोनोलॉग का ही टाइप होता है। soliloquy एक सिंगल पर्सन अपनी स्पीच प्रोवाइड करता है, बट वो जो स्पीच होती है, वो जो बोलता है, एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है soliloquy में। पहला, कि एक तो वो प्ले के अंदर होती है। soliloquy पोम नहीं हो सकती, वो प्ले के अंदर ही एक स्पीच होगी। ठीक है। और दूसरी चीज कि वो या तो खुद से बात कर रहा है और अपने प्राइवेट थॉट्स के बारे में बात कर रहा है। वो ऐसे कुछ भी ओपनली वो नहीं बोलता है ना। बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, मूवीज होते हैं, उनमें देखते हैं ना कि वो अपने मन मन में ही सोच रही है कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगी तो वैसा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड soliloquy। ठीक है। सो वी डो नॉट हैव टू कंफ्यूज soliloquy एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि हम हेमलेट पढ़ेंगे एंड उसमें soliloquy आएगा एंड क्वेश्चन बनता है उसमें। तो पीपल कॉन्फ्यूज soliloquy विद ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके। सो अब हम ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउएवर डज नॉट designate a component in the play but a type of lyric poem that was perfected by Robert Browning। ड्रामेटिक मोनोलॉग प्ले में यूज नहीं की जा सकती। इट इज अ टाइप ऑफ पोएम। एक पोएम का टाइप है ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इसको परफेक्ट और पॉपुलर किया था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको बनाया नहीं था। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, कॉइन नहीं की थी टर्म। बट जो परफेक्ट करने का श्रेय जाता है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाता है। ठीक है। द स्पेसिफिक टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो हमारी जो स्पेसिफिक टर्म है विच इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज थर्नबरी। जॉर्ज थर्नबरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कॉइन किया था इस टर्म की, वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1857 में इंट्रोड्यूस की गई थी ये। ठीक है। उनके द्वारा कॉइन की गई थी, मतलब ये नाम दिया गया था कि इस टाइप की पोम को ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। ठीक है। बट थोड़े टाइम बाद ही इसको अडॉप्ट किया गया in its fullest form as represented in Browning's My Last Duchess। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोम्स के। माई लास्ट डचेस, द बिशप ऑर्डर हिज टूम, एंड्रिया दिल साक्तो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग विच आर रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड many other poems the dramatic monologue has following features। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखती है। ठीक है। तो जब हम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टडी करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना। एक सिंगल पर्सन बोल रहा है बस, वही ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं हो सकता। दे आर सेट ऑफ रूल्स जिनकी वजह से वो ड्रामेटिक मोनोलॉग बनता है। तो यहाँ पे तीन मेजर फीचर्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। अगर किसी भी पोएम के अंदर वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो ड्रामेटिक मोनोलॉग बनता है ना। अगर नहीं है तो वो नहीं बनता है। तो भी एंडिंग में एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें पता चलेगा हमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है दो पोम्स के बीच में। सो द फर्स्ट फीचर इज a single person who is patiently not the poet utter the speech that makes up the whole poem in a specific situation at a critical moment। यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। फर्स्ट इज अ सिंगल पर्सन, एक ही पर्सन होगा पूरे पोम को बोलने वाला। ठीक है। एंड दूसरी चीज है नोट द पोएट, जो पोएट है। एग्जाम्पल हम साथ साथ लेते चलेंगे। द माई लास्ट डचेस का लेके चलते हैं। तो माई लास्ट डचेस लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ही इज द पोएट। बट जो सिंगल पर्सन जो नरेट कर रहा है उसको, जो स्पीच दे रहा है, वो है ड्यूक ऑफ फेरेरा, है ना। तो दोनों अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो पोएम के अंदर खुद भी नरेट कर रहा है और लिखी भी उसने है। ठीक है। तो एक क्रिटिकल मोमेंट और एक स्पेसिफिक सिचुएशन वो अटर करेगा, वो बोलेगा स्पीच में, है ना। वो क्रिटिकल मोमेंट क्या है माय लास्ट डचेस में, कि वो अपनी लास्ट डचेस की पिक्चर, जो पेंटिंग है जो कि पेंट करी है फ्रा पेंडलॉफ ने, वो दिखा रहा है ना। तो अब फर्स्ट पॉइंट में क्या हो गया कि एक सिंगल पर्सन होगा जो स्पीच को बोलेगा, और वो पोएट नहीं होना चाहिए। एंड जो सिचुएशन है वो एक क्रिटिकल मोमेंट की होगी। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट और द सेकंड फीचर ऑफ द dramatic monologue is this person addresses and interacts with one or more other people, but we know of the auditors present and what they say and do
ओनली फ्रॉम क्लूज इन द डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि चलो एक स्पीकर है वो बोल रहा है, बट अब ऑडियंस प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि ऑडियंस है, सिंगल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑडियंस, हाँ देखो, ऑडियंस का कोई रोल नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, वो उनका कुछ हमें ना बताया जाएगा कि ऑडियंस है, लिखा नहीं जाएगा कहीं भी कि ऑडियंस सुन रही है ना, कुछ नहीं होगा ऐसा। बट जो जो स्पीकर है, जो सिंगल पर्सन है, वो इस तरह से स्पीच देगा, इस तरह से बोलेगा कि हमें फील होगा कि एक साइलेंट ऑडियंस है ना, कि वो किसी को बोल रहा है, किसी को सुना रहा है, या फिर एक सिंगल पर्सन है या फिर बहुत सारे पर्सन है ना, ऐसे आएगा, ठीक है। तो फिर एग्जांपल हम वापस ले रहे हैं किस चीज़ का, माय लास्ट डचेस का, जिसमें जो एक सिंगल पर्सन जो रिश्ता लेके आता है ना, उसका काउंट की लड़की का, उस पे, ड्यूक ऑफ फेरेरा पे। तो ही इज द ऑडियंस, एंड जो ड्यूक है, हमें पता चल गया क्योंकि वो एक बार भी नहीं बोलता, वो जो उसकी ऑडियंस है, वो जो सिंगल पर्सन आता है, बट वो कोर्ट में जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो सब कुछ बता देता है कि तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तो हवा को तो नहीं बोल सकते ना कि तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, तो दैट मीन्स देर इज अ ऑडियंस एंड द ऑडियंस मस्ट बी साइलेंट। कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी ऑडियंस की, है ना। तो सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज, दिस इज थर्ड एंड दिस इज लाइक बोलते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर यही है जो डिस्टिंग्विश करता है बाकी पोम्स को, लिरिक पोम्स को, सोलिलोक्वी से या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग से, इन सबको डिफर करता है। द मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोइट्स चॉइस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज is to reveal to the reader in a way that enhances its interest and speaker's temperament and character। ये सारे जितने भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं, दीज आर फ्रॉम एम एच एब्राम्स, उसकी डेफिनेशन में से है, क्योंकि मुझे वो सबसे अच्छी लगी ये समझाने के लिए। तो द थर्ड पॉइंट है दैट इज कि जो स्पीकर है वो नोइंगली या फिर अननोइंगली अपनी पर्सनैलिटी रिवील कर रहा है, अपने ट्रेड्स रिवील कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रिवील कर रहा है, अपना टेम्परामेंट बता रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूक ऑफ फेरेरा, उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। उसने सब कुछ बताया जो उसकी डचेस है उसके बारे में, इंसिडेंट क्या है उसके बारे में, पर फिर भी हमें पता लग जाता है कि ही इज़ वेरी पोजेसिव, वेरी कंट्रोलिंग, है ना, कि ही इज़ अ साइकोपैथ, कि वो अपनी डचेस को मरवा देता है ना। उसने कहीं भी वो डेड वर्ड यूज नहीं किया है। बट जिस हिसाब से वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा गया, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, माई लास्ट डचेस। तो दिस इज द मेजर थीम और द थिंग ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, कि जो टेम्परामेंट है, जो पर्सनैलिटी है, ट्रेट है, वो रिवील हो जाता है जो स्पीकर है उसका, है ना। पोएट का नहीं होगा, बट जो स्पीकर है उसका होगा। कि जो स्पीकर है जैसे ड्यूक ऑफ फेरेरा है, हमें ये, अब रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है, है ना, मर्डरर नहीं है, बट जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो है ना। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं इसको एक बार हाईलाइट करता हूँ, है ना, कैरेक्टर और टेम्परामेंट को। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या एक पोएम जिसमें कुछ फीचर्स हैं और कुछ लैक कर रहे हैं, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। हमने सबने वर्ड्सवर्थ पढ़ा है, टिंटन एबी पढ़ी है, 1798, विच वाज रिटन, किसके अंदर थी टिंटन एबी? टिंटन एबी वाज इन द लिरिकल बैलेड्स, है ना, 1798, जो एस टी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन में लिखी थी, विच मार्क द एंट्रेंस और which paved the way to the beginning and starting of romantic period, है ना। तो टिंटन एबी का एग्जांपल लेते हैं। टिंटन एबी स्पोकन बाय वन पर्सन। टिंटन एबी एक एक सिंगल पर्सन बोल रहा है टू अ साइलेंट ऑडिटर, है ना, अपनी सिस्टर को वो बोल रहा है, एक सिंगल पर्सन है। तो यहाँ एक सिंगल पर्सन है और एक लिसनर भी है ना, ऑडियंस है, साइलेंट लिसनर है यहाँ पे, इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। एक सिचुएशन भी स्पेसिफिक है उसकी, एक लाइफ के मोमेंट पे। तो कुछ चीजें हैं जो क्वालिफाई कर रही हैं, है ना। अब ये प्रॉपर ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्टली जो वर्ड्सवर्थ है वही खुद ही स्पीकर है, पोएट एज ए स्पीकर, है ना। वर्ड्सवर्थ अपने एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करता है, अपनी सिस्टर को बताता है कि टिंटन एबे पे ये हुआ, इट वाज लाइक दैट, इट वाज लाइक दैट, है ना। वी आर इनवाइटेड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर विद द पोएट हिमसेल्फ। जो स्पीकर है वही पोएट है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ फेल हो जाती है। एंड सेकेंड इज बिकॉज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ इंटरेस्ट
अब जो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो फोकस है इज नॉट द रेवोल्यूशन ऑफ स्पीकर्स टेम्परामेंट। जो स्पीकर है, मतलब जो पोएट है यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वही स्पीकर है, तो उसके ट्रेट्स हमें नहीं पता चल रहे हैं, हमें उसकी पर्सनैलिटी नहीं पता चल रही है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। हाँ, वो तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, कि वो वहां पे गया था, अपनी मेमोरी शेयर कर रहा है और अपनी इमोशनल प्रॉब्लम का रास्ता ढूंढ रहा है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को तो डिस्क्राइब कर रहा है, पर ये नहीं कहेंगे कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी को रिवील कर रहा है ना। तो इस वजह से जो वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। बहुत सारी अदर पोम्स हैं, जैसे टेनिसन की है यूलिसिस, ये जो पब्लिश हुई थी 1842 में। ये बहुत फ्रीक्वेंटली साइट की जाती है एज अ ट्रू इंस्टेंस ऑफ द जॉनरा, है ना। कि मतलब जो पहले बार एक बहुत अच्छी या फिर परफेक्टली या फिर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा गया था, फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, ट्रू फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनिसन की पोम को माना जाता है 1842 में, है ना। उसके बाद बहुत सारे पोइट्स आए, वर्ड्सवर्थ आ गया, कॉलरेज आ गया, उन्होंने सेम टेक्निक्स पे खेला, है ना। और कौन कौन से जो मेन अच्छे अच्छे नाम अगर हम लिखना चाहते हैं अपने आंसर में, दैट इज हिल्डा डूलिटल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ई ए रॉबिन्सन, एजरा पाउंड इज वेरी फेमस, रॉबर्ट लॉवेल इज फेमस, एंड 20th सेंचुरी में बहुत सारे पोइट्स आ गए थे। और एक जो पोम हम जो पढ़ चुके हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द प्रीवियस सेमेस्टर, दैट इज टी एस एलियट। टी एस एलियट के द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो ये सारे और भी पोइट्स हैं जिनको हमने पढ़ा है या फिर आप पढ़ सकते हो। तो दिस वाज ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड आई होप दिमाग में थोड़ा डला होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग होता